अकबर के सामने खुद आया उसका दूसरा रूप। जहांपनाह, आप अभी दरबार में मत जाइए, बीरबल ने अकबर का रास्ता रोकते हुए कहा, और उसकी आवाज में वो काप था जो वो कभी दिखाता नहीं था। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुम मेरे रास्ते में, वो भी इस अंदाज में? बीरबल ने जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अजीब सी चिंता थी, जैसे उसने अभी अभी कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे समझने में उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। अकबर ने कदम आगे बढ़ा ही थे कि बाहर का पहरेदार भागता हुआ आया, सांसें उखड़ी हुई, चेहरा सफेद। जहांपनाह, अंदर अंदर कोई आपका इंतजार कर रहा है। कौन? अकबर की आवाज बिल्कुल शांत लेकिन भीतर से तेज हो गई। पहरेदार का जवाब सुनकर पूरा गलियारा थम गया। जहांपनाह, अंदर आपके जैसा ही एक आदमी बैठा है, बिल्कुल आपके जैसा। आपकी शक्ल, आपकी दाढ़ी, आपकी आंखें, यहां तक कि आवाज भी। अकबर एक पल के लिए चुप रह गए। उनकी भौं तन गई, पर चेहरे पर कोई डर नहीं आया, केवल जिज्ञासा और हल्की सी नाराजगी कि कोई उनकी नकल इतनी आसानी से कर रहा है। उन्होंने धीरे से कहा, तो वो नकलची बड़ा हिम्मत वाला है, मेरे सिंहासन पर बैठने आया है, चलो देखते हैं। पर बीरबल ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। जहांपनाह, ये नकल नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये आदमी आपको देखकर डर गया था, जैसे उसने अपने सामने कोई आईना देखा हो। और उसने दरबारियों को जो पहली बात कही, वो कोई भी नकलची नहीं कह सकता। अकबर ने पूछा, क्या कहा? बीरबल ने धीमी आवाज में कहा। उसने कहा, मैं असली अकबर हूं, और जो बाहर खड़ा है वो मेरा दूसरा रूप है। अकबर एक पल को सचमुच ठहर गए। ये मजाक भी हो सकता था, साजिश भी, और कोई रहस्य भी। उन्होंने पहरेदारों की तरफ देखा। दरबार बंद कर दो, कोई बाहर न जाए। जो अंदर है उसे वही रहने दो, और हां, उसे हाथ भी न लगाना, मैं खुद उससे बात करूंगा। बीरबल साथ चल पड़ा। उसके चेहरे पर गंभीरता पहले से भी गहरी हो चुकी थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ छुपा रहे हो? तुम्हारी चाल, तुम्हारी सांसें सब बता रही हैं कि तुम पहले से जानते हो कि अंदर क्या है। बीरबल की आवाज भारी हो गई। जहांपनाह, मैंने जो देखा वो समझ से बाहर है। वो आदमी आपके चलने का अंदाज तक वैसा ही करता है, और वो आपकी उन आदतों के बारे में बात कर रहा था जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम? जैसे? बीरबल ने निगाहें झुका ली। जैसे कि जब आप अकेले होते हैं तो अपने दाहिने हाथ की उंगलियों पर बिना वजह बजाते हैं, और कि आप किसी बात पर गुस्सा होने से पहले हल्की सी मुस्कान देते हैं, जो दरबार में किसी ने कभी नहीं देखी। वो सब जानता है, सब। अकबर की चाल थोड़ी धीमी हो गई। ये अजीब था, बहुत अजीब, जो बातें केवल 2-3 लोग जानते थे, या कभी किसी ने देखी भी नहीं थी। बीरबल, अकबर ने कहा, अगर ये कोई जादू है या किसी तांत्रिक की चाल है तो मैं तो उसे पकड़कर उसकी खाल उधेड़ दूंगा। जहांपनाह, डर भी सकता है कि ये जादू नहीं है, बीरबल ने धीमे से कहा। अकबर ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। मतलब? बीरबल कुछ कह पाता उससे पहले दरबार का दरवाजा सामने आ गया। दोनों रुक गए। भीतर आवाज आ रही थी, और वो आवाज अकबर की खुद की आवाज थी। मैंने कहा ना, मैं ही असली अकबर हूं। तुम सब मुझे क्यों नहीं पहचान रहे? अकबर ने बीरबल को एक तीखी नजर से देखा और बिना किसी शब्द के दरवाजा धकेल दिया। दरबार के बीचों बीच, ठीक सिंहासन के सामने, एक आदमी खड़ा था। अकबर ने उसे देखते ही अपने कदम रोक लिए। वो बिल्कुल वही था। चेहरा, आंखें, हाव भाव, चाल, सब कुछ। यहां तक कि सामने वाले ने भी उसी अंदाज में सर घुमाया जैसे अकबर करते हैं जब किसी को परखते हैं। दोनों की निगाहें टकराईं। दोनों ने एक ही समय पर कहा, तुम कौन हो? दोनों चुप हो गए। दोनों ने फिर एक दूसरे को वैसे ही देखा जैसे कोई अपने ही प्रतिबिंब को आईने में देखता है।
थोड़ी देर बाद सामने खड़े दूसरे अकबर ने हल्की सी मुस्कान दी। वही मुस्कान जो असली अकबर गुस्सा आने से पहले देते थे। वही, एकदम वही। अच्छा, तो तुम भी मुस्कुराना जानते हो, उसने कहा, जैसे वो किसी बहुत पुराने दोस्त से बात कर रहा हो। अकबर ने सख्ती से पूछा, नाम बताओ। नाम? वो हंस पड़ा। नाम भी पूछोगे? तुम ही तो सिखाए थे कि नाम से पहले पहचान जरूरी है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, उसने ये बात सुबह ही कही थी, जब आप अभी सो रहे थे। दूसरा अकबर आगे बढ़ा। एक बात पूछूं? अगर असली अकबर तुम हो, तो तुम्हारी पीठ पर बचपन वाला निशान किस तरफ है? दाई तरफ या बाई? अकबर ठिठक गए। ये बात बहुत कम लोग जानते थे, शायद केवल 3। बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा। उनमें पहली बार हल्का सा संदेह तैर गया। दूसरा अकबर धीरे धीरे चलकर बिल्कुल उनके सामने आ गया। दोनों के बीच मुश्किल से 1 हाथ का फासला रह गया। उसने कहा, अब बताओ, तुम कौन हो? अकबर ने पलटकर सवाल दागा, अगर तुम असली हो तो इतनी देर कहाँ थे? क्यों आज ही आना सूझा? दूसरा अकबर की आंखें बुझ गई। क्योंकि समय पूरा हो गया है, और क्योंकि अब मुझे सच बताना ही पड़ेगा। बीरबल ने तुरंत कहा, सच? कैसा सच? दूसरा अकबर बोलते बोलते रुक गया, जैसे वो कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर गहरा दर्द उभर आया, मानो कोई पुराना घाव फिर से ताजा हो गया हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, बीरबल, इसकी और मेरी कहानी तुम्हें तो सबसे पहले पता होनी चाहिए थी। बीरबल चौंक गया। मुझे? पर मैं तो। अचानक दूसरा अकबर चुप हो गया। उसकी नजर अकबर के पीछे किसी पर टिक गई, ऐसे जैसे उसने कोई छाया देखी हो जो किसी और को दिखाई नहीं दे रही। उसकी आंखों में डर की परछाई चमकी। वो पीछे हट गया, फिर और पीछे, जैसे उस अदृश्य चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो। अकबर ने तेज आवाज में कहा, किसको देख रहे हो? वहां कौन है? दूसरे अकबर ने कांपती आवाज में कहा, वो फिर आ गया। कौन? अकबर गरजे। दूसरा अकबर बोलने ही वाला था कि अचानक उसका पूरा शरीर कुछ पल के लिए ऐसे जम गया जैसे उसके सामने कोई भयावह दृश्य खड़ा हो। और फिर वो जोर से चिल्लाया, पीछे हटो, वो तुम्हें भी ले जाएगा। अकबर और बीरबल दोनों पीछे हट गए। दरबार के पहरेदार दहशत में आकर तलवारें निकालने लगे। दूसरा अकबर हाफता हुआ बोला, समय नहीं है। अगर मैं आज सच न बताऊं तो बहुत देर हो जाएगी, और तुम दोनों को समझना ही होगा कि असली अकबर कौन है और दूसरा कौन। अकबर आगे बढ़े, तो बताओ, अभी बताओ, सच क्या है? दूसरा अकबर मुड़ा, अपनी उंगली अकबर की ओर उठाई और कुछ कहना ही वाला था कि दरबार के भारी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बत्ती की लौ कांप उठी। हवा ठंडी हो गई बिना किसी वजह के, और उसी क्षण दूसरे अकबर की आवाज रुक गई। उसके होंठ आधे खुले रहे, पर आवाज नहीं निकली। बीरबल चिल्लाया, क्या हुआ? बोलो, बोलो। पर वो बोल नहीं रहा था। अकबर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, पर जैसे ही अकबर ने उसके कंधे को छूने की कोशिश की, वो दूसरा अकबर एकदम पीछे हट गया, जैसे उसे अकबर के हाथ से डर लग रहा हो। और फिर उसने कांपती आवाज में कहा, मत छूना मुझे, नहीं तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अगला सूरज हम तीनों में से केवल एक के लिए उगेगा। अकबर, बीरबल और पहरेदार, सबके चेहरे खून की तरह सफेद हो गए। अकबर ने कठोर आवाज में पूछा, कौन सा खेल? किसका खेल? दूसरा अकबर धीरे धीरे पूरे दरबार में नजरें घुमाने लगा, जैसे वो किसी अदृश्य दुश्मन को खोज रहा हो। फिर उसने अकबर को घूरते हुए कहा, आज रात, जब घड़ी अंधेरे के आखिरी पहर को छुएगी, उस वक्त मेरे और तुम्हारे बीच जो होना है वो पूरी दुनिया बदल देगा। अकबर ने तलवार की मूठ पकड़ी। और वो क्या होगा? दूसरा अकबर जमीन की ओर देखता हुआ धीरे से बोला,
वह जिसे तुम अभी जानना नहीं चाहते। अकबर गरजे, मैं राजा हूं, मैं सब जानना चाहता हूं। दूसरा अकबर दुख से मुस्कुराया, काश तुम राजा न होते तो सब आसान हो जाता। बीरबल ने कहा, स्पष्ट बोलो। दूसरा अकबर ने अकबर की आंखों में सीधी नजर डालकर कहा, आज रात तुम में से एक गायब हो जाएगा। अकबर के हाथ तलवार की मूठ पर जम गए। बीरबल की सांस अटक गई और ठीक उसी समय दरबार में अचानक हवा तेज हो गई। दीपक बुझ गए, अंधेरा फैल गया और जैसे ही अंधेरा छंटा, दूसरा अकबर गायब था। केवल उसकी आवाज गूंज रही थी, कहीं पीछे से, कहीं सामने से, कहीं ऊपर से, कहीं नीचे से। रात शुरू हो चुकी है, खोज लो कि असली कौन है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अकबर ने चिल्लाकर कहा, कहाँ हो तुम, सामने आओ। पर जवाब में केवल एक हल्की सी हंसी आई, वो भी अकबर की ही आवाज में। और उसी क्षण एक भारी कदमों की थाप दरबार के पिछले द्वार से सुनाई दी। बीरबल ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, शायद वो वापस आ गया है। अकबर ने तलवार खींच ली, या फिर कोई तीसरा रूप। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। थाप और तेज हो रही थी, और जो छाया धीरे धीरे दरवाजे पर उभर रही थी, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं लग रही थी। और तभी दरवाजा चर करके खुला, और जो अंदर आया उसे देखते ही अकबर के कदम जम गए। दरवाजा चर करके खुला, और जो अंदर आया उसे देखते ही अकबर के कदम जम गए, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति न तो दूसरा अकबर था, न कोई साधारण दरबारी, बल्कि हजारों लड़ाइयों में अकबर के साथ रहने वाला, हर संकट में सबसे पहले तलवार उठाने वाला और अपनी निष्ठा के लिए मशहूर मंसूर खान, जो पिछले हफ्ते एक खोज अभियान पर गया था और जिसके बारे में खबर आई थी कि वो कहीं गायब हो गया है, शायद मर भी चुका हो। लेकिन अभी वो सामने था, वही चेहरा, वही कद, वही चाल, मगर आंखों में एक अजीब सी थकान, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निचोड़ ली हो, और आवाज में ऐसा कंपन जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर शब्द जैसे गलघोंटू पर अटक गए हों। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, दरबार में मौजूद हर पहरेदार की पकड़ तलवार पर और मजबूत हो गई, और बीरबल ने तो एक क्षण के लिए महसूस किया कि शायद आज दरबार में सिर्फ इंसान नहीं, कुछ और भी घूम रहा है। मंसूर ने धीमी, भारी आवाज में कहा, जहांपनाह, और फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। वो जमीन पर गिरते गिरते बचा। अकबर तुरंत आगे बढ़े, उसे संभाला, पर जैसे ही उनका हाथ मंसूर के कंधे को छुआ, मंसूर ऐसे कांप उठा जैसे किसी जलते लोहे से उसे छू लिया गया हो। उसने अकबर को दूर धकेल दिया और चिल्लाया, नहीं, अभी मत छूइए मुझे, अभी नहीं। अकबर ने गुस्से और चिंता भरी आवाज में कहा, मंसूर, ये क्या हरकत है? तुम इस हालत में कहाँ थे? और तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो? मंसूर ने कांपते होठों से कहा, जहांपनाह, मैं उनको देखकर भागा था। अकबर ने भौहें चढ़ाई। किसे देखकर? मंसूर ने अकबर की तरफ देखा, और वही सेहरन दोबारा लौट आई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, उन्हें, जो आप जैसे दिखते हैं, पर आप नहीं हैं। बीरबल ने झट से पूछा, तुमने भी देखा? वो दूसरा अकबर? मंसूर की सांसें उखड़ गई। दूसरा? नहीं, वो तो तीसरा था। उसके शब्द जैसे गूंज बनकर कमरे में फैल गए। पहरेदारों में खलबली मच गई। बीरबल का चेहरा सुन्न पड़ गया। अकबर की आंखें सिकुड़ गई। तीसरा? ये शब्द हवा में ऐसा लटका जैसे हर किसी के दिल की धड़कन वही अटक गई हो। मंसूर ने मुश्किल से कहा, जहांपनाह, जिस जंगल में मैं खोज करने गया था, वहां मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था। उसने मुझे पास बुलाया और बोला, तुम्हारे राजा को ढूंढ रहा हूं। मैंने पूछा, कौन राजा? वो बोला, अकबर, लेकिन वो नहीं जिसे तुम जानते हो। और फिर उसने अपना चेहरा उठाया, और उसके पीछे जो दिखा, वो इंसान नहीं था, वो किसी परछाई की तरह था।
अकबर ने गुस्से में कहा, सीधे सीधे बोलो, डराने की कोशिश मत करो। क्या वो मेरी तरह दिखता था? मंसूर ने सिर हिलाया। नहीं, वो आपकी तरह नहीं दिखता था, पर वो दावा करता था कि असली आप वही है और बाकी सब उसके बनाए हुए रूप है। ये सुनते ही अकबर का धैर्य लगभग टूट गया। उसने कहा, असली अकबर वो है? अकबर की आवाज में ऐसा तूफान था कि दरबार के पत्थर तक कांप जाए। मंसूर धीरे से बोला, जहां पनाह। उसने तो यहां तक कहा कि आपके जो रूप दरबार में हैं, वे 3 होने चाहिए थे, पर एक रूप ने अपना रास्ता बदल लिया है और वही सारी मुसीबतों की वजह है। इस बात ने पूरे दरबार में ऐसा सन्नाटा फैला दिया जैसा किसी मौत की खबर के बाद छा जाता है। बीरबल अकबर के करीब आया और फुसफुसाकर बोला, जहां पनाह, अगर ये सच है तो दरबार में अभी जो हुआ वो उसकी शुरुआत भी नहीं है। इसका मतलब हम 3 अकबरों में से कोई एक असली है, कोई दूसरा और कोई तीसरा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अकबर ने तिरस्कार से कहा, बकवास। मैं असली हूं। मेरे खून में जो इतिहास है वो कोई नकलची नहीं जान सकता। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हारे खून में इतिहास है, पर क्या इतिहास तुम्हें जानता है? ये आवाज बेहद धीमी थी, मगर इतनी गहरी कि पूरे दरबार की नसें ठंडी कर दे। आवाज किसकी थी, किसी को पता नहीं चला। पहरेदारों ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। मंसूर घुटनों के बल गिर गया, जैसे वो किसी अंधेरे डर से टूट चुका हो। अकबर गरज कर बोले, कौन है वहां? सामने आ। बीरबल ने अकबर की बाह पकड़ ली। जहां पनाह, ध्यान से, ये आवाज हवा में से आई है, आसपास कोई नहीं। अकबर ने तलवार सीधी कर दी, तो हवा ही को चीर दूंगा पर छुपने नहीं दूंगा। तभी दरबार के कोने में रखी एक मशाल की लौ एकदम लंबी होकर काली पड़ गई, जैसे किसी ने उसके अंदर का प्रकाश चूस लिया हो। हवा भारी, ठंडी और अजीब बन गई, और फिर हल्की सी आहट, किसी कदम की, लेकिन किसी एक व्यक्ति की नहीं, जैसे कई मौजूद हों, पर एक भी दिखाई न दे। मंसूर ने कांपते हुए कहा, वो आ गए, वही जो जंगल में थे। अकबर आगे बढ़े, तलवार तने हुए सांसों की तरह सीधी, और उनकी आंखें कोयले की तरह तप रही थी। अगर कोई छाया है तो वो आज रोशनी में आएगी, चाहे उसे खींचकर क्यों न लाना पड़े। बीरबल धीरे से बोला, डर यही है, जहां पनाह, कि शायद रोशनी उन्हें छू भी न सके। अचानक कमरे की छत से धूल गिरी, जैसे ऊपर कुछ भारी चीज हिली हो। सबने ऊपर देखा, कुछ नहीं। दरबार का सबसे बड़ा झूमर अचानक थोड़ा सा झूल गया, बिना हवा के, बिना किसी छूने के। और फिर एक फुसफुसाहट, तलवारें बेकार हैं अकबर, ये लड़ाई इंसानों की नहीं है। अकबर की आंखों में आग भड़क गई। अगर इंसानों की नहीं है तो इंसानों के पास आने की हिम्मत क्यों कर रहे हो? फुसफुसाहट हंस पड़ी, हिम्मत? ये तो बस शुरुआत है। असली खेल आधी रात को है, जब 2 में से 1 और 3 में से 2 अपने होने का प्रमाण देंगे। बीरबल ने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या मतलब है? साफ साफ कहो। आवाज बोली, साफ? यदि सब साफ बताना होता तो ये खेल बचता ही नहीं। बीरबल, तुम तो बुद्धिमान हो। समझो कि हर सत्ता की छाया होती है, और जब छाया को लगे कि असली सत्ता कमजोर है तो वो खुद को अस्तित्व में बदलने की कोशिश करती है, एक ऐसा रूप बनाकर जिसे कोई पहचान न सके। अकबर ने चिल्लाकर पूछा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि दूसरा अकबर छाया है? आवाज हंस पड़ी, नहीं राजा, दूसरा अकबर तो बस एक संकेत था। असली छाया अभी दिखेगी। अकबर गरजे, तो दिखाओ उसे अभी। अगले ही क्षण झूमर इतनी जोर से हिला कि सबने सोचा वो गिर जाएगा। दीवारों पर लगी परछाइयां 3-2-1 की आकृतियों में बदलने लगी, कभी अकबर जैसी, कभी किसी और जैसी, और फिर सब परछाइयां एक जगह इकट्ठी होकर एक विशाल काले धब्बे में बदल गई।
इतना काला कि काला रंग भी उसके सामने फीका लगे। मंसूर चीख पड़ा, वही है, वही, वही तीसरा, छाया वाला, वो जिसे देखकर मैं भागा था। परछाई धीरे धीरे इंसानी आकृति लेने लगी, पर चेहरा एक नहीं था, कई थे, जैसे अकबर का चेहरा सैकड़ों टुकड़ों में बांटकर जोड़ दिया गया हो। एक विकृत प्रतिबिंब, मानो कोई दर्पण टूटकर फिर गलत क्रम में जोड़ा गया हो। बीरबल की सांस अटक गई। जहांपनाह, ये आपके जैसा है, पर वैसा भी नहीं। ये तो, अकबर तलवार उठाकर आगे बढ़े, अगर ये मेरा रूप है तो इसे खत्म करने का अधिकार भी मेरा है। परछाई हंसी, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर खून जम जाए। खत्म? मुझे? मैं तुमसे पहले जन्मा था अकबर, और तुमसे बाद में भी रहूंगा। अकबर ने तलवार सीधी की, तो आओ देखते हैं। परछाई एक इंच भी नहीं हिली, लेकिन कमरे में मौजूद हर मशाल एक साथ बुझ गई, और कमरे में अंधेरा ऐसे फैला जैसे रात ने सारी सीमाएं तोड़ दी हों। अकबर आगे बढ़े, पर उनका पहला कदम उठते ही उन्हें लगा कि पैरों के नीचे धरती ही बदल गई है। दरबार की फर्श अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि लग रहा था जैसे बर्फ में खड़े हों। परछाई की आवाज आई, आधी रात आने दो अकबर, जब समय टूटेगा, किसका रूप असली है, कौन छाया है, और किसने किसको जन्म दिया, सब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अकबर तलवार ताने खड़े रहे। पहले क्या? परछाई बोली, पहले तुम्हें यह जानना होगा कि अभी जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुमसे कितना करीब है और कितना दूर। अकबर गरजे, पहेलियां बंद करो। परछाई बोली, ठीक है, तो सुन लो। और उसकी आवाज अचानक इतनी स्पष्ट, इतनी इंसानी हो गई कि एक पल के लिए सबने सांस रोक ली। अकबर, तुम तीन हो। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। तीन? परछाई ने कहा, हां, और तीनों में से केवल एक अगले सूरज का सामना करेगा। बीरबल ने फुसफुसाया, तो दो मरेंगे? परछाई बोली, मरेंगे नहीं, मिटेंगे, जैसे कभी थे ही नहीं। अकबर ने तलवार ऊंची की, चुनौती है तो मंजूर। परछाई ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, जैसे वो खुद अंधेरे में समा रही हो। आधी रात को मिलते हैं राजा, वहां जहां अकबर का असली रूप छुपा है। बीरबल ने चिल्लाया, रुको। कहा? परछाई ने अंतिम बार कहा, वही जगह जहां तुम्हारी पहली सांस ली गई थी, और जहां तुम्हारा एक रूप पहली बार पैदा हुआ था। अंधेरा टूटते ही परछाई गायब हो गई। मशालों की लौ फिर जल उठी, पर कमरे में फैली डर की गंध वैसी की वैसी रही। अकबर ने तलवार नीचे की, बीरबल की ओर देखा और धीमे भारी स्वर में कहा, वो जगह। बीरबल ने सिर हिलाया, हाथ जहांपनाह, वही अमरकोट। और उसी क्षण दरबार के बाहर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई, लेकिन महल में कोई बच्चा नहीं था। दरबार में जैसे समय रुक गया था। उस बच्चे की रोने की आवाज किसी कोने से नहीं आ रही थी, वो हर तरफ से गूंज रही थी, जैसे महल की दीवारें खुद रो रही हों। अकबर और बीरबल दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में जो सवाल था वो एक ही था, ये आवाज किसकी है, और इस समय, और इस जगह? अकबर आगे बढ़े, तलवार हाथ में, पर कदम बेहद धीमे, जैसे वो जानबूझकर अपने आप को किसी अदृश्य खाई के किनारे पर रोक रहे हों। बीरबल ने तुरंत दो पहरेदार भेजे, लेकिन दोनों पहरेदार दरबार से निकलते ही वापस दौड़ते हुए लौट आए। उनके चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। उनमें से एक हाफते हुए बोला, जहांपनाह, बाहर कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं। दूसरे ने कांपती आवाज में कहा, पर आवाज कहीं पास से आई थी, जैसे दरवाजे के पीछे ही कोई बच्चा हो। अकबर ने गहरी सांस ली और खुद दरबार के दरवाजे की ओर बढ़े। बीरबल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जहांपनाह, अकेले मत जाइए। अकबर बोले, मैं अकेला नहीं हूं बीरबल, मेरे अंदर अब दो शक्लें मौजूद हैं, एक मैं हूं।
और एक वह जो कहना चाहता है कि मैं असली नहीं हूं। ऐसे में साथ चलना भी एक जोखिम है। पर यह आवाज, ये तो किसी मासूम की है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपना, दुनिया में सबसे खतरनाक आवाज वही होती है जो मासूम लगे, क्योंकि बुराई जब खुद को मासूम बनाती है तब पहचानना सबसे मुश्किल हो जाता है। अकबर ने दरवाजा पकड़ा और बहुत धीमे से उसे खोला। बाहर गलियारा बिल्कुल खाली था, पर हवा ठंडी थी और दीवारों पर लगी मशालें बुझ बुझ कर जल रही थी। बच्चे की आवाज फिर आई, अब और करीब और ज्यादा साफ। वो करुण रुदन किसी ऐसे दर्द से भरा था जिसे सुनकर किसी का भी दिल सहम जाए। अकबर उसके पीछे चल पड़े, बीरबल उनके साथ। पहरेदार दूर दूर से आ रहे थे, पर कोई भी उस आवाज की दिशा तय नहीं कर पा रहा था। कई कदम चलते हुए अचानक महसूस हुआ कि आवाज अब महल के बिल्कुल पुराने हिस्से से आ रही है, उस हिस्से से जिसे कई वर्षों से बंद रखा गया था, क्योंकि वो निर्माणाधीन था और अस्थिर माना जाता था। पर अभी उससे एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। बीच रास्ते में मंसूर मिल गया। वो अब भी कांप रहा था, पर उसने अकबर के कदमों की दिशा देखकर खुद को रोक नहीं पाया। जहांपनाह, उधर मत जाइए। जो भी चीज अंधेरे से आई है वो उसी हिस्से में घुसी थी। मैंने देखा था, वो काली छाया उसी तरफ गई थी। अकबर ने तलवार ऊपर की और ठंडी आवाज में कहा, अगर वो अंधेरे से आई है तो मैं उसे रोशनी दिखाऊंगा। वे आगे बढ़ते गए और अंत में उस पुराने हिस्से के सामने पहुंचे। वहां एक विशाल लोहे का दरवाजा था, सील किया हुआ। लेकिन आश्चर्य, वो थोड़ा सा खुला मिला, जैसे अंदर से किसी ने उसे खटखटाकर पीछे छोड़ा हो। उस दरवाजे की दरार से हल्की सी हवा बाहर आ रही थी, और उस हवा के साथ वही रोना, दर्द, भय और किसी अनकहे रहस्य से भरा हुआ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अगर ये जाल है तो भी मुझे जाना होगा, क्योंकि जब आवाज इंसान जैसी हो और ज़ाम अदृश्य हो तो राजा का कर्तव्य बदल नहीं जाता। बीरबल ने कुछ कहने की कोशिश की, पर अकबर ने हाथ उठा दिया। अगर कोई रूप मेरा बनकर लोगों को डराने आया है तो उसे मेरी छाती पर आने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अकबर ने दरवाजा धकेला और वे भीतर घुस गए। अंदर धूल, अंधेरा और ठंडी हवा का मिश्रण था। सब कुछ ऐसा जैसे ये जगह वर्षों से छोड़ दी गई हो। पर उस माहौल में जो सबसे बेचैन करने वाला था, वो थी बार बार गूंजती वही रोने की आवाज, और साथ में कहीं कहीं धातु के टकराने जैसी हल्की हल्की ध्वनियां, जैसे कोई अदृश्य चीज हल्के से चल रही हो। अकबर धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी तलवार की नोक हवा में तनी हुई थी, और हर कदम के साथ उनका मन और भारी हो रहा था। अचानक बीरबल रुक गए। जहांपनाह, ये देखिए। उसकी मशाल की रोशनी दीवार पर पड़ते ही साफ नजर आ रहा था कि पुरानी दीवार पर किसी ने ताजा खरोंचे डाली थी, और खरोंचों में एक अजीब पैटर्न था, जैसे छोटे छोटे हाथों ने दीवार पर कुछ इशारे किए हों। बीरबल ने दीवार छूकर कहा, यह बहुत ताजा है, जैसे कुछ अभी अभी यहां आया हो। मंसूर ने धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, मुझे यहां सांस लेने में भी डर लग रहा है। कोई हमारे आसपास है, अदृश्य पर है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, बच्चे की आवाज अचानक बंद हो गई। सन्नाटा, इतना गहरा कि किसी की सांस भी भारी लगे। और तभी फर्श के सबसे अंधेरे कोने से एक बहुत हल्की, बहुत धीमी सी फुसफुसाहट आई। अकबर तुरंत मुड़े। उनकी तलवार चमकी, पर वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इधर आओ, मैं यही हूं। आवाज बच्चे की नहीं थी, वो पूरी तरह एक वयस्क पुरुष की थी, नरम पर खौफनाक। बीरबल की रीढ़ में कंपी दौड़ गई। जहांपनाह, ये वो आवाज है जिसने पहले भी आपसे बात की थी, वही छाया वाला। अकबर ने तलवार आगे बढ़ाई और कहा, दिखाई दो।
कायरों की तरह अंधेरे में छुपकर बात मत करो। एक हंसी बहुत दूर से और फिर बहुत पास से गूंजी, और अगले ही पल कमरे के बीचों बीच अचानक एक परछाई उभरी। वही काली, टूटी हुई, विकृत आकृति जो कई चेहरों का मिश्रण लगती थी, लेकिन इस बार उसका आकार बड़ा हो चुका था। पहले वो मानव के बराबर थी, अब वो लगभग दोगुनी आकार में थी। उसकी परछाई दीवार पर नहीं गिर रही थी, जैसे प्रकाश उसे छू ही नहीं पा रहा था। परछाई बोली, तुम यहां आए, ये अच्छा है, लेकिन तुम देर कर चुके हो राजा, बहुत देर। अकबर ने तलवार उसकी ओर बढ़ाई। ये खेल खत्म होगा अभी। परछाई बोली, खत्म? ये तो बस शुरुआत है, असली लड़ाई की घड़ी नजदीक आ गई है। तुमने सुना है ना, आधी रात को? अकबर ने कहा, हां, और मैं वहीं मिलूंगा। परछाई धीरे धीरे हंसी, एक ऐसी हंसी जो दीवारों के पीछे भी गूंजती रही। ओह, तुम मिलोगे, लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि यहां जो रो रहा था वो कौन था? वो क्यों रो रहा था? बीरबल ने दांत भींच कर कहा, अगर कोई बच्चा है तो उसे सामने लाओ। उसने हमें यहां फंसाने की कोशिश क्यों की? परछाई ने अपनी उंगली दीवार की ओर उठाई, और जैसे ही सबने उस ओर देखा, उनकी रूह कांप गई। दीवार पर एक छोटा सा हाथ का निशान उभरा, ताजा, जैसे किसी ने अभी अभी लगाया हो, और उसके नीचे खून जैसा एक गाढ़ा दाग। मंसूर ने चीख कर कहा, वो बच्चा कहीं मर तो नहीं? परछाई बीच में बोली, चिंता मत करो, मौत यहां सबसे आसान चीज है। जो यहां खोया है वो मौत से भी बदतर है। अकबर ने तलवार उठाई और परछाई पर सीधा वार किया। तलवार चली, पर हवा को चीरती रह गई। परछाई वही खड़ी थी, जैसे अकबर ने उसे छुआ ही नहीं। परछाई बोली, कितनी बार कहा, अकबर, तलवारें मुझे नहीं छू सकती। अकबर गरजे, और अगर कोई और चीज छू सकती हो? परछाई ने उत्तर नहीं दिया, सिर्फ धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसके हर कदम से अंधेरा और गहरा, और आवाजें और अस्पष्ट होने लगी। फिर उसने धीरे से कहा, आधी रात को तुम अपने होने का जवाब पाओगे, और तब पता चलेगा कौन पैदा हुआ था और कौन बनाया गया था। बीरबल ने पूछा, लेकिन यह बच्चा कौन था? उसकी आवाज। परछाई ने आखिरी बार मुड़कर कहा, बच्चा? ओ बीरबल, तुम इतने चतुर होकर भी नहीं समझे? वो बच्चा कोई और नहीं, बल्कि वो वाक्य पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसी क्षण दीवार जोर से हिली, छत से पत्थर गिरने लगे, और कमरे का आधा हिस्सा धूल और अंधेरे में ढक गया। परछाई गायब, बच्चे की आवाज भी गायब, और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। पर अकबर, बीरबल और मंसूर तीनों एक चीज महसूस कर रहे थे, एक नई आवाज, धीमी, कांपती हुई, महल के और भीतर से। और वो आवाज थी किसी के चलने की आवाज। 2 कदम, 3 कदम, फिर रुक जाना, फिर एक दरवाजे का धीमे से चरमराना, और किसी के धीरे से फुसफुसाने की आवाज, सीधे अकबर के नाम को पुकारते हुए। अकबर। अकबर मुड़े, तलवार तनी हुई, और देखा कि जिस दिशा से आवाज आई थी, वहां महल के सबसे पुराने और सबसे छुपे हुए हिस्से का तंग गलियारा था। वो गलियारा जिसे दशकों से किसी ने नहीं खोला था। उसके दरवाजे पर एक पुरानी मुहर लगी थी, अमरकोट के शाही प्रतीक की मुहर। वही जगह जिसके बारे में परछाई ने कहा था कि असली रूप वहां छुपा है। और वही आवाज एक बार फिर, और नजदीक से, और ज्यादा स्पष्टता से, और ऐसी आवाज जिसे सुनकर अकबर का दिल पहली बार डगमगाया, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल उनकी अपनी आवाज जैसी थी। अकबर, अंदर आओ, तुम्हारा इंतजार बहुत समय से था। अकबर का हाथ कांप गया। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये आवाज क्या आप सुन भी रहे हैं?
ये तो आपकी ही आवाज है। अकबर ने गहरी सांस ली। हां, बीरबल, और ये पहली बार है जब मेरी ही आवाज मुझे बुला रही है। और उसी क्षण वो पुराना दरवाजा जिस पर अमरकोट की मुहर थी अपने आप खुलने लगा। जैसे ही वो दूसरा अकबर आगे बढ़ा और असली अकबर के एकदम सामने आकर ठहर गया, दरबार में मौजूद हर व्यक्ति 2 कदम पीछे हट गया। हवा तक थम गई और दोनों रूपों के बीच फैलते अजीब से तनाव ने पूरा वातावरण ऐसा बना दिया जैसे वक्त खुद डर गया हो। दूसरा अकबर, जिसकी आंखें अब पहले से भी गहरी और शांत थी, बोला, अब सच सामने आने का समय आ चुका है और ये सच तुम्हें तोड़ने नहीं, बचाने आया है। असली अकबर ने अपने भीतर उबलते भय, गुस्से और अविश्वास को दबाते हुए कहा, तू आखिर है कौन? मेरा दूसरा रूप? मेरा प्रतिरूप? भूत? छल? जादू? सच क्या है? दूसरा अकबर हल्का सा मुस्कुराया, मैं तुम्हारा दूसरा रूप जरूर हूं, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं। मैं तुम्हारी परछाई नहीं, मैं तुम्हारी वो सच्चाई हूं जिसे तुमने खुद से छिपा रखा है। मैं वो हूं जो तुमने गुम कर दिया था। मैं वो हूं जिसे तुमने बहुत पहले मार दिया था अपने अंदर। ये सुनते ही पूरा दरबार अशांत हो उठा। महल के प्रहरी तलवारों की पकड़ और कस गए, और जहां बीरबल खड़ा था उसने अकबर की ओर देखा। पहली बार उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। असली अकबर ने भारी आवाज में पूछा, क्या मतलब है तेरा? आखिर तू कहना क्या चाहता है? दूसरा अकबर धीमी लेकिन स्थिर आवाज में बोला, मैं बताऊंगा, लेकिन तुम सबको कुछ सुनना होगा, वो भी ध्यान से, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक रूप की नहीं, एक राज की भी है। वो राज जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया और जो आज तक तुम्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहा है। और इतना कहते ही उसने हाथ उठाया और बिना किसी जादुई चमक, बिना किसी भ्रम के, सिर्फ शब्दों की ताकत से एक ऐसा सच खोलना शुरू किया जिसने सबकी रूह तक हिला दी। उसने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले जब तुम युवा थे, तुम में 2 अकबर थे। एक जो न्यायप्रिय, समझदार, दयालु और शांत था। दूसरा जो सत्ता की चकाचौंध में डूबा, तेज, कठोर और अंदर से बेचैन था। समय गुजरता गया और तुम्हारी जीतें बढ़ती गई, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, और धीरे धीरे तुमने महसूस किया कि तुम्हें मजबूत बनने के लिए अपने भीतर की कोमलता को मारना पड़ेगा। तुमने खुद ये फैसला लिया था कि एक दिन तुम अपनी भावुकता, अपने डर, अपनी इंसानियत और अपने नरम दिल को खत्म कर दोगे ताकि तुम एक अजय बादशाह बन सको। और तुमने ऐसा किया भी। असली अकबर थोड़ा पीछे हट गया। ये सब बकवास है। मैं ऐसा क्यों करता? दूसरा अकबर बोला, क्योंकि तुम्हें लगा था कि कमजोरी इंसान को गिरा देती है। तुमने खुद को मजबूत करने के लिए अपने भीतर की मासूमियत को जला डाला था। और मैं वही मासूमियत हूं। मैं तुम्हारे दिल का वो हिस्सा हूं जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था। दरबार में ऐसी शांति छा गई कि जैसे वहां कोई मौजूद ही न हो। एक पल को हर व्यक्ति की सांस रुक गई। असली अकबर ने धीमी आवाज में कहा, अगर तू मेरे भीतर का हिस्सा है तो फिर आज क्यों सामने आया? दूसरा अकबर थोड़ा आगे आया, क्योंकि तुम टूट रहे हो। अकबर, तुम बाहर से जितने मजबूत दिखते हो, भीतर से उतने ही अकेले हो चुके हो। तुमने खुद को इतना कड़ा बना दिया है कि अब तुम खुद ही अपनी दीवारों में कैद हो। तुमने ये तक नहीं देखा कि जो लोग तुम्हारे सबसे करीब थे, वे भी अब तुमसे डरने लगे हैं। तुम सिर्फ बादशाह बन गए हो, इंसान नहीं बचे। अकबर की आंखें कांपी। किसी ने आज तक उससे ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की थी। पर इस दूसरे अकबर के शब्द उसके सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। दूसरा अकबर आगे बोला, और ये सब इसलिए है क्योंकि तुमने अपने अंदर की दया को मिटा दिया था। लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हारा साम्राज्य बढ़ चुका है, दुश्मन बढ़ चुके हैं, और सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे भीतर छिपी वो कमजोरी है जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया।
असली अकबर ने गुस्से से कहा, तो तू चाहता क्या है? मैं कमजोर बन जाऊं? मैं रोने बैठ जाऊं? मैं राज्य छोड़ दूं? दूसरा अकबर शांति से बोला, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम इंसान बनो। वही इंसान जो तुम कभी थे, वही इंसान जिसने लोगों का दिल जीता था, सिर्फ जमीनें नहीं। तभी बीरबल आगे आया। वो दूसरे अकबर के सामने खड़ा हो गया और बोला, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अगर तुम उसके भीतर का हिस्सा हो तो बाहर कैसे आए? दूसरा अकबर पहली बार हल्का सा हंसा, क्योंकि अकबर का दिल बहुत समय से टूटा हुआ था। बीरबल, उस टूटन ने मुझे बाहर निकालने की जगह बनाई, और जब टूटन गहरी होती है तो भीतर दबा हर सच बाहर आ जाता है। मैं किसी जादू से नहीं आया, मैं उसकी चेतना से आया हूं। असली अकबर का गला सूख गया, उसका स्वर भारी हो गया। ये सच है? दूसरा अकबर बोला, हां, और मैं तब तक जाऊंगा नहीं जब तक तुम अपने अंदर के उस हिस्से को स्वीकार नहीं कर लेते जिसे तुमने खुद से छुपा लिया था। धड़कनें तेज होने लगी। कमरे का तनाव गाढ़ा होते होते ऐसा लगने लगा जैसे हवा किसी बड़े तूफान से पहले वाली खामोशी इकट्ठा कर रही हो। तभी दूसरा अकबर अचानक गंभीर होकर बोला, लेकिन सच्चाई का एक और हिस्सा बाकी है, वो हिस्सा जो आज तक किसी ने नहीं जाना, वो हिस्सा जो तुम्हारे राज्य को नष्ट कर सकता है। असली अकबर चौकन्ना हो गया। कौन सा हिस्सा? दूसरा अकबर बोला, वो हिस्सा जिसने मुझे बाहर आने पर मजबूर किया, वो खतरा जो तुम्हारे बहुत करीब है लेकिन जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। असली अकबर की सांस अटक गई। कौन है वो? दूसरा अकबर धीरे से बीरबल की ओर देखने लगा। पूरा दरबार एक झटके में उथल पुथल हो गया। सैनिकों ने तलवारें उठाई। अमीर उमराव फुसफुसाने लगे। अकबर ने कांपती आवाज में कहा, क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल? दूसरे अकबर के होठों पर एक भारी दर्द भरी मुस्कान आई। नहीं, बीरबल दुश्मन नहीं है, लेकिन जिस पर तुम सबसे अधिक भरोसा करते हो, जो तुम्हारे सबसे करीब है, वही खतरा है, और तुम उस पर इतना भरोसा करते हो कि उसका सच कभी देख ही नहीं पाए। अकबर के माथे से पसीना टपकने लगा। कौन है वो? दूसरा अकबर बोला, वो जिस पर तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी विरासत, तुम्हारा भविष्य सब कुछ टिका है। वो जिसे तुम अपने सबसे कमजोर क्षणों में भी सही समझते हो। वो जिसकी वजह से मैं बाहर आया हूं। असली अकबर दहाड़ा, नाम बोल उसका। दूसरा अकबर एकदम शांत खड़ा रहा। उसकी आंखें दर्द और भारी यादों से भरी थी। और फिर उसने वो नाम लिया, वो नाम जिसने पूरे दरबार की दुनिया एक ही पल में हिला दी। वो तुम खुद हो, अकबर। असली अकबर का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? दूसरा अकबर बोला, हां, खतरा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, तुम हो। तुम्हारी महत्वाकांक्षा, तुम्हारी कठोरता, तुम्हारा अंदरूनी घाव, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें बर्बाद कर सकती है। तुम खुद अपने राज्य के सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हो। दरबार में सन्नाटा फैल गया। हर चेहरा निर्जीव, हर गवाह की रूह कांपती हुई। अकबर 2 कदम पीछे हट गया, मानो उसके पैरों में ताकत न बची हो। वो कुर्सी पर गिरते गिरते संभला। उसकी आवाज टूटने लगी। मतलब? मैं ही? दूसरा अकबर बोला, हां, तुम्हें हर बार यही लगता था कि तुम्हारी कमजोरी बाहर कहीं है, कोई तुम्हें गिरा देगा। पर सच्चाई यह है कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा डर, तुम्हारा घमंड, यही तुम्हें तोड़ रहा है। और अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो तुम्हारा साम्राज्य, तुम्हारे लोग, तुम्हारी विरासत सब नष्ट हो जाएगी। असली अकबर की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने अपने चेहरे को ढक लिया। दूसरी आवाज, जो उसका दूसरा रूप था, धीरे धीरे उसके करीब आया। मैं तुम्हें डराने नहीं, बचाने आया हूं। मैं खत्म होने नहीं, तुम्हें पूरा करने आया हूं। अकबर कांपते हुए बोला, मैं क्या करूं? दूसरा अकबर बोला, सबसे पहले खुद को माफ करो। यह सुनकर अकबर की आंखें भर निकली।
दूसरा अकबर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, जैसे आईने के भीतर का प्रतिबिंब सामने आकर कह रहा हो, तुमने खुद को बहुत सताया है अकबर। तुमने अपने अंदर की मासूमियत को, अपने छोटेपन को, अपने डर को शर्मिंदगी समझा। पर वही तुम्हें इंसान बनाता है। जब बादशाह इंसानियत खो देता है तब वो सिर्फ राजा रह जाता है, शासक नहीं। तुम्हें एक बार अपने भीतर की रोशनी वापस लानी होगी। अकबर फुसफुसाया, पर कैसे? दूसरा अकबर बोला, अपने भीतर के दोनों हिस्सों को स्वीकार करके। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान हूं। अकबर रो पड़ा। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और अपने दूसरे रूप का हाथ पकड़ लिया। एक अजीब सी गर्मी पूरे कमरे में फैल गई। पूरा दरबार देख रहा था कि पहली बार बादशाह अकबर अपने भीतर के दर्द को स्वीकार कर रहा था। तभी दूसरा अकबर बोला, अब मैं तुम्हें सच्चाई का अंतिम भाग बताता हूं, वो भाग जो ये तय करेगा कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। अकबर ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी विनम्रता आ गई थी। दूसरा अकबर बोला, जो भी कुछ मैं हूं, ये तुम्हारा मन है जिसने मुझे रूप दिया, और अब मेरा समय पूरा हो चुका है। युवा थे, तुम में दो अकबर थे, एक जो न्यायप्रिय, समझदार, दयालु और शांत था, दूसरा जो सत्ता की चकाचौंध में डूबा, तेज, कठोर और अंदर से बेचैन था। समय गुजरता गया और तुम्हारी जीतें बढ़ती गई, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, और धीरे धीरे तुमने महसूस किया कि तुम्हें मजबूत बनने के लिए अपने भीतर की कोमलता को मारना पड़ेगा। तुमने खुद यह फैसला लिया था कि एक दिन तुम अपनी भावुकता, अपने डर, अपनी इंसानियत और अपने नरम दिल को खत्म कर दोगे, ताकि तुम एक अजय बादशाह बन सको। और तुमने ऐसा किया भी। असली अकबर थोड़ा पीछे हट गया। ये सब बकवास है, मैं ऐसा क्यों करता? दूसरा अकबर बोला, क्योंकि तुम्हें लगा था कि कमजोरी इंसान को गिरा देती है। तुमने खुद को मजबूत करने के लिए अपने भीतर की मासूमियत को जला डाला था। और मैं वही मासूमियत हूं। मैं तुम्हारे दिल का वो हिस्सा हूं जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था। दरबार में ऐसी शांति छा गई कि जैसे वहां कोई मौजूद ही न हो। एक पल को हर व्यक्ति की सांस रुक गई। असली अकबर ने धीमी आवाज में कहा, अगर तू मेरे भीतर का हिस्सा है तो फिर आज क्यों सामने आया? दूसरा अकबर थोड़ा आगे आया, क्योंकि तुम टूट रहे हो। अकबर, तुम बाहर से जितने मजबूत दिखते हो, भीतर से उतने ही अकेले हो चुके हो। तुमने खुद को इतना कड़ा बना दिया है कि अब तुम खुद ही अपनी दीवारों में कैद हो। तुमने ये तक नहीं देखा कि जो लोग तुम्हारे सबसे करीब थे, वे भी अब तुमसे डरने लगे हैं। तुम सिर्फ बादशाह बन गए हो, इंसान नहीं बचे। अकबर की आंखें कांपी। किसी ने आज तक उससे ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की थी, पर इस दूसरे अकबर के शब्द उसके सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। दूसरा अकबर आगे बोला, और ये सब इसलिए है क्योंकि तुमने अपने अंदर की दया को मिटा दिया था। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारा साम्राज्य बढ़ चुका है, दुश्मन बढ़ चुके हैं, और सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे भीतर छिपी वो कमजोरी है जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया। असली अकबर ने गुस्से से कहा, तो तू चाहता क्या है? मैं कमजोर बन जाऊं? मैं रोने बैठ जाऊं? मैं राज्य छोड़ दूं? दूसरा अकबर शांति से बोला, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम इंसान बनो। वही इंसान जो तुम कभी थे, वही इंसान जिसने लोगों का दिल जीता था, सिर्फ जमीनें नहीं। तभी बीरबल आगे आया। वो दूसरे अकबर के सामने खड़ा हो गया और बोला, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अगर तुम उसके भीतर का हिस्सा हो तो बाहर कैसे आए? दूसरा अकबर पहली बार हल्का सा हंसा, क्योंकि अकबर का दिल बहुत समय से टूटा हुआ था। बीरबल, उस टूटन ने मुझे बाहर निकालने की जगह बनाई, और जब टूटन गहरी होती है तो भीतर दबा हर सच बाहर आ जाता है। मैं किसी जादू से नहीं आया, मैं उसकी चेतना से आया हूं। असली अकबर का गला सूख गया, उसका स्वर भारी हो गया।
ये सच है? दूसरा अकबर बोला, हां, और मैं तब तक जाऊंगा नहीं जब तक तुम अपने अंदर के उस हिस्से को स्वीकार नहीं कर लेते जिसे तुमने खुद से छुपा लिया था। धड़कनें तेज होने लगी। कमरे का तनाव गाढ़ा होते होते ऐसा लगने लगा जैसे हवा किसी बड़े तूफान से पहले वाली खामोशी इकट्ठा कर रही हो। तभी दूसरा अकबर अचानक गंभीर होकर बोला, लेकिन सच्चाई का एक और हिस्सा बाकी है, वो हिस्सा जो आज तक किसी ने नहीं जाना, वो हिस्सा जो तुम्हारे राज्य को नष्ट कर सकता है। असली अकबर चौकन्ना हो गया। कौन सा हिस्सा? दूसरा अकबर बोला, वो हिस्सा जिसने मुझे बाहर आने पर मजबूर किया, वो खतरा जो तुम्हारे बहुत करीब है लेकिन जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। असली अकबर की सांस अटक गई। कौन है वो? दूसरा अकबर धीरे से बीरबल की ओर देखने लगा। पूरा दरबार एक झटके में उथल पुथल हो गया। सैनिकों ने तलवारें उठाई। अमीर उमराव फुसफुसाने लगे। अकबर ने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल? दूसरे अकबर के होठों पर एक भारी दर्द भरी मुस्कान आई। नहीं, बीरबल दुश्मन नहीं है, लेकिन जिस पर तुम सबसे अधिक भरोसा करते हो, जो तुम्हारे सबसे करीब है, वही खतरा है। और तुम उस पर इतना भरोसा करते हो कि उसका सच कभी देख ही नहीं पाए। अकबर के माथे से पसीना टपकने लगा। कौन है वो? दूसरा अकबर बोला, वो जिस पर तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी विरासत, तुम्हारा भविष्य सब कुछ टिका है। वो जिसे तुम अपने सबसे कमजोर क्षणों में भी सही समझते हो। वो जिसकी वजह से मैं बाहर आया हूं। असली अकबर दहाड़ा, नाम बोल उसका। दूसरा अकबर एकदम शांत खड़ा रहा। उसकी आंखें दर्द और भारी यादों से भरी थी। और फिर उसने वो नाम लिया, वो नाम जिसने पूरे दरबार की दुनिया एक ही पल में हिला दी। वो तुम खुद हो, अकबर। असली अकबर का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? दूसरा अकबर बोला, हां, खतरा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, तुम हो। तुम्हारी महत्वाकांक्षा, तुम्हारी कठोरता, तुम्हारा अंदरूनी घाव, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें बर्बाद कर सकती है। तुम खुद अपने राज्य के सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हो। दरबार में सन्नाटा फैल गया। हर चेहरा निर्जीव, हर गवाह की रूह कांपती हुई। अकबर 2 कदम पीछे हट गया, मानो उसके पैरों में ताकत न बची हो। वो कुर्सी पर गिरते गिरते संभला। उसकी आवाज टूटने लगी। मतलब? मैं ही? दूसरा अकबर बोला, हां, तुम्हें हर बार यही लगता था कि तुम्हारी कमजोरी बाहर कहीं है, कोई तुम्हें गिरा देगा। पर सच्चाई यह है कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा डर, तुम्हारा घमंड, यही तुम्हें तोड़ रहा है। और अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो तुम्हारा साम्राज्य, तुम्हारे लोग, तुम्हारी विरासत सब नष्ट हो जाएगी। असली अकबर की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने अपने चेहरे को ढक लिया। दूसरी आवाज, जो उसका दूसरा रूप था, धीरे धीरे उसके करीब आया। मैं तुम्हें डराने नहीं, बचाने आया हूं। मैं खत्म होने नहीं, तुम्हें पूरा करने आया हूं। अकबर कांपते हुए बोला, मैं क्या करूं? दूसरा अकबर बोला, सबसे पहले खुद को माफ करो। यह सुनकर अकबर की आंखें भर निकली। दूसरा अकबर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, जैसे आईने के भीतर का प्रतिबिंब सामने आकर कह रहा हो, तुमने खुद को बहुत सताया है अकबर। तुमने अपने अंदर की मासूमियत को, अपने छोटेपन को, अपने डर को शर्मिंदगी समझा। पर वही तुम्हें इंसान बनाता है। जब बादशाह इंसानियत खो देता है, तब वो सिर्फ राजा रह जाता है, शासक नहीं। तुम्हें एक बार अपने भीतर की रोशनी वापस लानी होगी। अकबर फुसफुसाया, पर कैसे? दूसरा अकबर बोला, अपने भीतर के दोनों हिस्सों को स्वीकार करके। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान हूं। अकबर रो पड़ा। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और अपने दूसरे रूप का हाथ पकड़ लिया। एक अजीब सी गर्मी पूरे कमरे में फैल गई। पूरा दरबार देख रहा था कि पहली बार बादशाह अकबर अपने भीतर के दर्द को स्वीकार कर रहा था।
तभी दूसरा अकबर बोला, अब मैं तुम्हें सच्चाई का अंतिम भाग बताता हूं, वो भाग जो ये तय करेगा कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। अकबर ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी विनम्रता आ गई थी। दूसरा अकबर बोला, जो भी कुछ मैं हूं, ये तुम्हारा मन है जिसने मुझे रूप दिया, और अब मेरा समय पूरा हो चुका है। मैं वापस वही जा रहा हूं जहां से आया था, तुम्हारे भीतर, लेकिन इस बार तुम्हारे दुश्मन की तरह नहीं, तुम्हारी ताकत बनकर। अकबर ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मत जा, मैं दोबारा वही गलतियां नहीं करूंगा। दूसरा अकबर मुस्कुराया, मैं जा कहा रहा हूं, मैं तो बस वही लौट रहा हूं जहां मुझे हमेशा से होना चाहिए था, तुम्हारे साथ। इतना कहते ही उसका शरीर हल्का होने लगा, जैसे हवा में घुल रहा हो। अकबर की आंखें फटी रह गई। सिर्फ कुछ क्षणों बाद वो दूसरा रूप पूरी तरह विलीन हो गया, और अकबर की छाती में एक अजीब सी गर्माहट, एक भारीपन और एक शांति एक साथ भर गई। दरबार के लोग अवाक खड़े रहे। बीरबल धीरे से बोला, जहां बादशाह का मन जीत जाए वहां पूरा साम्राज्य सुरक्षित हो जाता है। अकबर ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी। उसने महसूस किया कि असली जीत तलवारों से नहीं, अपने भीतर की सच्चाई से होती है। वह दरबार में खड़ा हुआ और बोला, आज से मैंने खुद को पा लिया है। मैंने अपने भीतर के अकबर को स्वीकार कर लिया है, और कोई भी इंसान, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह भी क्यों न हो, तब तक अधूरा है जब तक वो अपने उसी रूप को स्वीकार नहीं करता जिसे वो सालों से छुपाता आया है। और फिर उसने सबकी ओर देखकर अंतिम पंक्ति कही, अपने ही दिल से लड़ने वाला इंसान कभी जीत नहीं सकता जब तक इंसान अपने दूसरे रूप को समझ नहीं लेता, तब तक वो दुनिया को समझने लायक नहीं होता। कहानी की अंतिम सीख, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, भीतर होता है। जो अपने दिल को स्वीकार कर लेता है वही सच में खुद पर राज करता है। दरबार की हवा में कुछ अजीब सी खनक थी जब वो आदमी आया। न किसी खास पहचाने हुए सैनिक का ठठा, न किसी शाही अंग्रेज का ओझल सा मुस्कुराना। वो सीधा दरबार के बीचों बीच आया, और उसके कदमों में कोई घमंड नहीं था, पर उनकी चाल इतनी निश्चित थी कि हर आंख उस पर टिक गई। राजा ने झुककर पूछा, कौन है तुम? और आदमी ने बिना किसी घबराहट के कहा, जहांपनाह, मैं भविष्य से आया हूं। ये वाक्य जैसे किसी शंकर की घंटी की तरह गूंजा। कुछ लोग हंसे, कुछ के चेहरे पर तिलमिलाहट आई, और कुछ तो आंखें मिटाकर भगवान का नाम लेने लगे। राजा ने सख्ती में कहा, कहा का भविष्य? किसने भेजा तुम्हें? झूठ मत बोलो। आदमी ने सिर झुकाकर कहा, न किसी ने भेजा है, न मैं कहानी बुन रहा हूं। मैं अपने समय से आया हूं, जहां आपकी नीतियों के फल से हमारा समाज बदल चुका है। मैं सच बताने आया हूं, ताकि आप, जो वर्तमान के रखवाले हैं, अपने फैसलों पर फिर से सोच सकें। बीरबल जैसा बुद्धिमान परामर्शी मुस्कुराया नहीं। उसने चुपचाप आदमी की आंखों में देखा और पूछा, बोलो तो, कौन से साल का भविष्य? आदमी ने एक क्षण तक आंखें बंद की, फिर धीरे कहा, बहुत दूर का नहीं, 2 पीढ़ियों का फासला भी नहीं, पर जो बदलाव मैंने देखा है उसकी गहराई इतनी है कि आज का एक छोटा फैसला आने वाली पीढ़ियों की रूह तक झकझोर देगा। दरबार में कुछ सन्नाटा पसर गया। राजा ने कहा, अगर तू सच में भविष्य से आया है तो कोई ऐसी बात बता जो अभी तक किसी को नहीं मालूम। मेरे सख्त राज में जो कुछ भी छिपा हुआ है उसे उजागर कर। आदमी ने कहा, पहले तुम्हें एक शर्त माननी होगी कि मैं बिना किसी बंदिश के बात करूंगा और तुम उसे जज करोगे, और दूसरी शर्त यह कि तुम मेरे शब्दों पर तुरंत कोई सजा न लगाओ, और नहीं, मुझे बंद करो। विवाद बाद में होगा, पर पहले सुनो। राजा ने देखा कि आदमी का व्यक्तित्व शांत है और उसकी आंखों में कोई छल नहीं। फिर उसने कहा, ठीक है, बोल। आदमी ने गहरी सांस ली और आरंभ किया, तुम्हारे राज्य में एक नदी है जो आज तुम्हारे लिए सोना लाती है और लोगों की उपज को सींचती है,
पर मेरी आने वाली बारी में वही नदी सूख चुकी है, क्योंकि हमारी फौजों ने उसके सहारे के जंगल काट दिए, मंदिरों के नीचे खुदाई कर दी और नदी का मार्ग बदल दिया गया, ताकि कुछ प्रभावशाली लोग अपना नफा बढ़ा सकें। उस छोटी सी योजना ने श्रावणों को बदल दिया, फसलों की मिठास को खटाई कर दिया और गांवों को शहरों में तब्दील कर दिया, जहां लोग नाम के लिए जीते थे पर अंदर खो चुके थे। दरबार के विद्वानों ने आंखें चमकाकर कहा, यह तो भविष्य की बात है, पर इससे किसे क्या फर्क पड़ता है आज? आदमी ने आवाज ऊंची की, तुम सोचते हो कि आर्थिक विकास, कर, समृद्धि, ये सब राज की नापतौल है। हां, वो महत्व रखते हैं, पर जब विकास के नाम पर प्रकृति को संकट में डाल दिया जाता है, जब पेड़ कटते हैं और नदियां मोड़ी जाती हैं, तब धन एक तरह की बीमारी बनकर लौटता है। मेरी जमीन पर बीमारियां बढ़ी, बच्चे कुपोषित हुए और सबसे बड़ा संकट यह आया कि एक दिन पानी ही नहीं बचा, और जो बचे थे वो भी चुंबकीय साइटों से दूषित थे, जिससे लोगों के सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ा। राजा बोला, तुम बड़बड़ा रहे हो, सब कुछ हे मत समझो, विकास आवश्यक है। आदमी ने रूखे स्वर में कहा, जरूरी है, पर समझ कर किया जाए तो विकास और विनाश के बीच एक बार की चूक से पीढ़ियां मिट जाती है। आज तुम सोचते हो कि तुम्हारे कानून धर्म के लिए, न्याय के लिए और राज्य के उत्थान के लिए हैं, पर कल वे वही कानून होंगे जो किसी राजा के लालच को पनपने देंगे और न्याय का नाम लेकर असत्य को औचित्य देंगे। बीरबल ने चुपचाप कहा, अगर ये सच है तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आदमी ने कथन आगे बढ़ाया, मैं यहां इसलिए आया हूं कि तुम उसी रास्ते से मुड़ जाओ। तुम सोचते हो कि तुम सबसे बड़े हो, पर भविष्य में तुम्हारे नाम के साथ साथ एक रहस्य जुड़ जाएगा, एक रहस्य जो लोगों को बांट देगा। तुम्हारे कुल में जन्मे एक शख्स जिसे तुम अपना उत्तराधिकारी मानते हो, वही समाप्त हो जाएगा, पर उसके ऊपर तुम्हारे मार्मिक निर्णय का दाग रहेगा। लोग तुम्हें राजा के रूप में याद करेंगे, पर तुम अपने जीवन भर के कर्मों के कारण एक महान अपशकुन बन जाओगे, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे नाम के साथ पीढ़ियां रोती रहें। राजा के चेहरे पर चिंता का साया उतर आया, पर उसकी ध्वनि में एक दृढ़ता थी। यदि तू सचमुच भविष्य का आदमी है तो कोई संकेत दे जिससे मैं यकीन कर सकूं। आदमी ने कहा, मैं तुम्हें एक संकेत दूंगा। कल सुबह तुम अपना पत्र पत्रिका खोलोगे और वहां एक संदेश होगा जो अभी किसी के द्वारा छोड़ा गया नहीं है। वो संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने वाला होगा। मैं जो बता रहा हूं वो तुम्हारे पास आने वाले कल की एक छोटी सी झलक है, पर वही झलक तुम्हारे मन को दहला देगी अगर तुमने आज वही रास्ता चुना जो मैं लेकर आया हूं। राजा ने पलटकर अपने सचिव को पुकारा और कहा, अभी इस आदमी को कैद में डालो यदि वो झूठा निकला, पर पहले सुनो, वो साबुन के बुलबुले जैसा न हो। पर आदमी की आंखों में तेज था, वो बातों से भटकना नहीं चाहता था। उसने कहा, मेरी मंशा जेल से भागने की नहीं, बल्कि चेतावनी देने की है, पर अगर तुम्हें यकीन नहीं तो किसी तरह की कसौटी लगा लो। पर याद रखना, अगर तुमने मेरी सलाह न मानी और वही हुआ जो मैंने देखा है, तो मेरे पास पछतावे का कोई मोल नहीं होगा। दरबार में मौन छा गया। कुछ लोग इस अजनबी की सच्चाई पर शक कर रहे थे, कुछ उसे एक बाज की तरह परख रहे थे कि कहीं ये कोई छल तो नहीं। एक युवा सलाहकार ने धीमी हंसी के साथ कहा, भविष्य और अतीत की बातें सुनने में मजा आती है, पर आज जो जरूरी है वो नीतियां है, राज है और लोग हैं। आदमी ने आंसू पोंछते हुए कहा, लोगों को भूलकर तुम महान नहीं बनते। याद रखो कि जब लोग मिटते हैं तो इतिहास चुप हो जाता है। अचानक दरबार में एक वृद्ध महिला आई जो वर्षों से झोली लिए प्रश्न पूछने आती थी और जिसे लोग अजीबोगरीब मानते थे। उसने उस आदमी की ओर देखकर कहा, बेटा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें एक कहानी नहीं, एक उपाय चाहिए। आदमी ने झटक कर कहा, उपाय? उपाय वही है जो तुमने बचपन में सीखा था, धरती से प्यार करना, नदी से डरना नहीं, और जब भी जरूरत हो प्रकृति के साथ समझौता करना। पर राजे, तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और अपने हाथों से वो घर बना लिया है
जहां से आने वाली पीढ़ियां बाहर निकलकर घर लौटना चाहेंगी। राजा ने कहा, तुम्हें अपने भविष्य की पीड़ा देखकर क्या मिला? क्या तुमने सिर्फ सुना कि सब कुछ खो गया है, या तुमने कुछ बदला भी है? आदमी ने धीरे से कहा, मैंने बहुत कुछ खोया और मैंने बहुत कुछ सीख लिया, पर खाली सीखना ही काफी नहीं होता। वही सीख तुम पर आज लागू होती है, और मेरे पास सिर्फ एक कोशिश की मोहताज हूं, तुम्हें बदलना। मैं नहीं चाहता कि मेरा वजूद इस काम में नाकाम रहे, इसलिए मैंने समय की डोरी खींचकर यहां आना संभव किया। कुछ दरबारियों ने कहा, समय की डोरी? ये कैसे? आदमी ने हथेली खोली और वहां एक छोटी सी निशानी दिखाई, कुछ पुराना सा धातु का टुकड़ा जिस पर कोई रहस्यमयी कड़ी उकेरी हुई थी। उसने कहा, यह वही निशानी है जिससे मैंने अपनी यात्रा शुरू की। यह तुम्हारे दामन में नहीं, बल्कि मेरे दिल में है। मैं तुम्हें प्रमाण दे सकता हूं, पर प्रमाण से पहले तुम तैयार हो कि नहीं? राजा के चेहरे पर अब गंभीरता थी। उसने कहा, हम सब तैयार हैं, पर इस तरह की बातें महल को हिलाकर रख सकती है। इसका खामियाजा कौन भरेगा? आदमी ने उत्तर दिया, खामियाजा वो लोग नहीं भरे जो आज नीतियां तय करते हैं। खामियाजा वे लोग भरेंगे जो इन नीतियों के पीड़ित होंगे। पर अगर आप समय रहते मोड़ ले तो वो खामियाजा कम होगा। राजा ने आदेश दिया कि आदमी को सम्मानपूर्वक बैठाया जाए और उसे भोजन दिया जाए, पर साथ ही उसने अपने सेवकों से कहा कि रात भर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। आदमी शांत रहा। उसने चाय का एक झटका पिया और फिर कथा कहने लगा कि कैसे उसने समय की परतों को पार करके आना सीखा। वो बातें सुनकर दरबारियों को अजीब लग रही थी, पर किसी में इतना साहस नहीं था कि वे व्यक्ति की आत्मा पर शक कर दें। बीरबल ने धीरे से पूछा, अगर तुम आकर चेतावनी दे रहे हो तो क्या तुमने अपनी घर वापसी का रास्ता सुनिश्चित किया है? क्या तुम फिर वापस जा सकोगे? आदमी ने गर्दन हिलाई और कहा, वापसी का रास्ता कठिन है, क्योंकि समय भी एक जीव होता है, पर मैं वापस जाऊंगा जब मेरे यहां का भविष्य बदल जाएगा। अगर तुमने मेरे समय में वही परिवर्तन नहीं कराए जो मैंने देखा, तो मैं लौटकर एक भयावह सच बताने को मजबूर हो जाऊंगा कि अंधेरा कैसे कब जीत गया। राजा ने उससे कहा, ठीक है, एक गुरिल्ला जांच चलाओ, तब हम देखेंगे। अगले दिन राजा के आदेशानुसार दरबार का युवा सलाहकार उस आदमी के साथ गांवों में गया, नदियों के किनारों का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से मिलकर उन्होंने देखा कि कुछ तटबंध और जंगल के कुछ हिस्से पर अवैध कटाई की जा रही थी। उन्होंने देख लिया कि उन कटौतियों के पीछे कुछ धनाढ़ परिवारों का हाथ है, जो लाभ के लालच में नदी के मार्ग बदलने की साजिश रच रहे थे। वो दृश्य देखकर राजा का दिल गहरा उखड़ गया। उसने आदेश दिया कि तुरंत उन कटौतियों पर रोक लगाई जाए और जंगल को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। पर वही बीच में कुछ दरबारियों ने दबंगई से विरोध जताया और कहा, ऐसा करने से राज्य की आय प्रभावित होगी। आदमी ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम आज पानी बचाओगे तो राज्य सुखी रहेगा। यदि तुम आज पानी खो दोगे तो भविष्य में न जाने कितने सांसों की कीमत चुकानी पड़ेगी। राजा ने अपनी माथे की सिलवटों पर हाथ रखा और सोचा, क्या वो साहस दिखा सके? पर राजा ने फिर आदेश दिया कि कटौती रोकी जाए और जंगल के ऊपर संरक्षण क्षेत्र बनाया जाए। कुछ लोग खुश हुए, कुछ नाराज, पर राजा ने वही रास्ता चुन लिया जो आदमी ने सुझाया था। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि नदियों का पालन पोषण ही जीवन का आधार है। विद्यार्थी, किसान और व्यापारी मिलकर छोटे छोटे उपाय करने लगे, पर कुछ शक्तिशाली परिवारों ने अपनी आंख हिलाई और साजिशें तेज कर दी। आदमी ने राजा से कहा, अब जब तुमने पहला कदम उठा लिया है तो भविष्य भी बदल सकता है, पर अभी और काम बाकी है। हमारे समाज में न्याय का स्तर गिरता जा रहा है क्योंकि कुछ लोग कानून को मोड़ रहे हैं। राजा ने कहा, तो बताओ, क्या उपाय है? आदमी ने कहा, उपाय हर उस इंसान के भीतर है जो सच बोल सकता है। तुमको ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो कमजोर की आवाज को मजबूत करें और ताकतवर की लालसा पर कसा लोकपाल रखें।
राजा ने अदालत में नए नियम लागू किए। एक स्वतंत्र न्यायालय जो निम्न वर्ग के मामलों को प्राथमिकता देगा। गांवों के साथ पंचायती प्रणाली परीक्षित की जाएगी और शिक्षा के विस्तार की योजनाएं लाई गई। धीरे धीरे बदलाव महसूस होने लगे, पर पुराने स्वार्थी लोग चुप नहीं बैठे। वे रातों रात सड़े हुए दावे बनवाकर अदालतों में चले गए। लेकिन आदमी लगातार जनता के साथ रहा। वो गांव गांव गया, बच्चों से मिला, उनसे पूछा कि वे किस सपने के साथ सोते हैं और किस डर के साथ उठते हैं। उसके शब्दों में एक सरलता थी जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। वर्षों तक चलने वाले उन प्रयासों में, जब कुछ लोग जीतते और कुछ हारते, उन सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि राजा खुद बदल गया। उसकी आंखों में नरमाहट आई, उसके आदेशों में दयालुता झलकने लगी और उसने बीते कुछ वर्षों की कठोर नीतियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। पर भविष्य की परतें पूरी तरह से हटा दी गई थी क्या? आदमी ने एक दिन राजा से कहा, तुमने बहुत कुछ सही किया है, पर अभी भी एक बिंदु बचा है। वो तुम्हारी खुद की परवरिश और भावनाएं हैं जो तुम्हारी जाति को संस्कारित करती है। तुम जब तक अपने परिवार से जुड़े पुराने घावों को न मिटाओगे, तुम्हारी नीतियां अर्धसफल ही रहेंगी। राजा ने झट से पूछ लिया, क्या मेरा परिवार मेरे खिलाफ है? आदमी ने आंखें झुकाकर कहा, नहीं, पर जो तुम्हारे भीतर की आवाज है उसने तुम्हें तेज और कठोर बना दिया। वो आवाज तुम्हारे रिश्तों में दरार डाल रही है। माफ करना सीखो और अपने दिल से डर को निकालो। राजा ने उन शब्दों को अपने हृदय पर ले लिया। उसने अपने बेटे से समय बिताया, अपनी पत्नी के साथ बैठकर पुरानी खट्टे मिटाई और लोगों के साथ सार्वजनिक रूप से उन आदान प्रदानों को बढ़ाया जिनका असर राज्य की बुनियाद पर होता है। कुछ सालों के भीतर वही बदलाव जो आदमी ने बताया था घटित नहीं हुए। पानी बचा रहा, न्याय का प्रचार बढ़ा और शिक्षा के स्तर में इजाफा हुआ। पर आदमी ने एक शाम राजा के कानों में कहा, हदों को परखना आसान नहीं था, पर अब मैं लौट सकता हूं। राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम लौट रहे हो? आदमी ने हंसते हुए कहा, हां, मैं वो हूं जिसने तुम्हें सच कहा और अब मैं अपने समय में लौटकर देखना चाहता हूं कि तुमने क्या किया। दरबार ने विदाई की तैयारी की और आदमी ने सबका आशीर्वाद लिया। पर जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, समय सिर्फ चेतावनी नहीं देता, वो इंसान को मौका भी देता है। यदि तुम भविष्य में फिर भी वही गलतियां करोगे तो मैं लौटकर फिर चेतावनी दे सकता हूं। पर याद रखना, चेतावनी बार बार देने से तीक्ष्ण नहीं होती, बदलना होता है। राजा ने अपने राज्य का भार और अपने दिल की नरमियत साथ लेकर उसे विदा किया। आदमी ने अपने अतरंगी रास्ते पर कदम बढ़ाया। वो निशानी जो उसने पकड़ रखी थी चमक उठा जैसे उसकी यात्रा का दरवाजा खुल रहा हो। और कुछ वर्षों बाद राजा की राजगद्दी पर वही सुनहरी सुबह आई जिस सुबह आदमी ने भविष्य की कहानी सुनाई थी। पर उस सुबह की हवा में अब वही बदलाव की खुशबू थी जिसने कई छूटे हुए हिस्सों को जोड़ दिया था। गांवों में तालाब जीवित थे, बच्चों के चेहरों पर भविष्य की झलक थी और न्याय के मापदंडों में नया भरोसा आया। राजा ने समय समय पर उस अजनबी की याद में जंगलों के संरक्षण और शिक्षा के लिए अनेक उपक्रम आरंभ किए और हर वर्ष उस दिन को स्मरण किया गया जब एक बाहर वाला आया और कहा, मैं भविष्य से आया हूं। कहानी की ये गांठ इसलिए महत्वपूर्ण रही कि उसने ये दिखाया कि समय के किसी भी मोड़ पर अगर किसी के पास सत्य बोलने और किसी शाही के पास सुनने का हिम्मत हो तो अतीत और भविष्य के बीच की खाई पाटी जा सकती है। और उस आदमी की वापसी ने यह सिखाया कि भविष्य तय नहीं होता, उसे बदलना होता है। बस मन चाहिए, समझ चाहिए और हिम्मत चाहिए।